एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम प्रियंवदा है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हम यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। तो उसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है और यहाँ पर भी हम साइंस एंड टेक पोर्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा उसे डिस्कस करेंगे। इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। तो सबसे पहले जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, वो है नासा। इसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। याद रखिएगा, डार्ट जब भी हम निशानेबाजी या शूटिंग करते हैं तो एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिससे निशाना लगाते हैं या बुलजाई लगाते हैं, उसे भी डार्ट कहते हैं। कुछ कुछ इसका काम जो है वो उसी से मिलता जुलता है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि डार्ट मिशन एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले जो लोग नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, जो कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एस्टेरॉयड वर्ड को समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं। स्पेस का एक थंब रूल है कि जो भी लार्जर मास ऑब्जेक्ट होता है उसे स्मॉलर, उससे कंपैरेटिवली जो स्मॉलर मास ऑब्जेक्ट होता है वो उसे रिवॉल्व करता है। जैसे कि अर्थ मान लीजिए, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर वहीं हमारा जो मून, जो सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और कंपैरेटिवली अगर आप मास देखें तो सन का मास बड़ा है देन अर्थ का एंड देन मून का। ये एक थंब रूल है। ऐसे ही कुछ माइनर प्लैनेट्स या छोटे स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, रॉक से बने हैं इसीलिए रॉकी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, रॉकी प्लैनेट्स कह सकते हो, माइनर रॉकी प्लैनेट्स कह सकते हो। या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस में घूमते रहते हैं छोटे छोटे। और कभी अगर आपने देखा होगा बचपन में, तो जब भी ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है तो ये जल जाते हैं, जिसे हम कभी कभी कहते हैं शूटिंग स्टार्स, या बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा है। बट एक्चुअली में वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हुए, अगर वो छोटे छोटे हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री करते हैं तो वो जल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत होता है, घर्षण बहुत होता है वहां पर। तो ये स्पेस में छोटे छोटे माइनर ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। इनका साइज जो है 1 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक भी बड़ा हो सकता है। बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा लार्ज मास के नहीं होते, बट ठीक ठाक मास के होते हैं, इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। यानी प्लैनेट से इनका साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। आई होप कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दी होगी एस्टेरॉयड वर्ड से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पृथ्वी पर हमेशा ये एस्टेरॉइड्स जो हैं, जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो आते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स, जो लार्ज मास के एस्टेरॉइड्स हैं, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते, उनका टुकड़ा जो है वो जमीन पर गिर जाता है। और ऐसे में सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ तो क्या बड़ी बात है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं जिस भी एरिया में ये गिरे। इसी में 2013 में अगर रशिया का इंसिडेंट लिया जाए, जिसे चेल्याबिंस्क रीजन में मेटियोर अटैक भी बोला जाता है, ये इंसिडेंट जो है रशिया में 2013 में होता है। और यहां पर हमने देखा कि 20 मीटर वाइड डायमीटर में एक एस्टेरॉयड आकर गिरता है और उस एरिया में, जो रेजिडेंशियल एरिया में आके गिरता है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सोचिए, तो 20 मीटर का था तब रशिया के इस एरिया में उसने इतना डिस्ट्रक्शन कॉज किया। अगर ये लार्ज मास का हो तो वो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। यहां तक कि अगर ये ओशन में गिरता है तो सुनामी लाने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, या लोकल एरिया पे अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो मेटियोर अगर स्मॉल है और वो बर्न हो जा रहे हैं धरती की सतह, धरती पर पहुंचने से पहले उसके एटमॉस्फेयर पे ही बर्न हो जा रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन अगर ये लार्ज मास के हैं और इनका टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो ये मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एस्टेरॉइड्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, अर्थ की लाइफ के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि जब भी वो धरती से टकराने के लिए आए, और अगर वो लार्ज मास के हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्पेस क्राफ्ट हो या कुछ ऐसी टेक्निक हो कि हम उसे वापस
ढकेल सके। और उसी को मद्देनजर इस 2013 से ही जब ये इंसिडेंट होता है रशिया में, तो नासा ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक डार्ट मिशन बनाया जाए जो सीधे एस्टेरॉयड से जाके, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सीधे एस्टेरॉयड से जाके टकराए और फिर उसके पाथ को, उसके कोर्स जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, या वो ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है वो स्लो डाउन हो जाए थोड़ा सा। और जब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो अर्थ के लिए जो है वो खतरा नहीं रह जाएगा। अगर मैं बात करूं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हाल ही में हमें इससे कोई खतरा है, तो मैंने आपको बोला कि नहीं। नासा की माने तो इसके एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 100 वर्षों तक हमें एस्टेरॉयड से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पहले से इसके लिए सावधान होना होगा, हमें पहले से ही आने वाले खतरों के लिए अपना एक टेक्निक या अपना एक जुगाड़ सेट करना पड़ेगा, और उसी के तहत नासा ने ये लॉन्च किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपने कभी सोचा कि डायनासोर्स जो एक समय में पृथ्वी पर राज किया करते थे, उनका इतना ज्यादा पॉपुलेशन था, उनकी डोमिनेंस थी, वो अचानक से क्यों गायब हो गए? तो वन ऑफ द प्रोबेबल थ्योरी जो मानी जाती है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के लिए, वो मिटियोर का अटैक ही है, यानी एस्टेरॉयड्स का अटैक ही है। यानी कहा जाता है कि एक बड़ा लार्ज मास का एस्टेरॉयड जो है वो धरती से टकराता है और उसी वजह से अर्थ पे मास डिस्ट्रक्शन कॉज होता है और डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये भी है। और भी बहुत जगह पे आपने एस्टेरॉयड्स का पृथ्वी पर टकराना, मिटियोर्स का पृथ्वी पर टकराना और फिर उनका जो है किसी प्रकार का लेक में कन्वर्ट हो जाना, या बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देना, या किसी प्रकार का लोकल लेवल पर अर्थक्वेक क्रिएट कर देना, या इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना आम बात है, आपने सुना जरूर होगा। तो चलिए, इस डार्ट मिशन का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसे नासा ने लॉन्च किया है, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि ये पहली बार, यानी किसी स्पेस एजेंसी ने, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, जहां पर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जा रहा है जो एस्टेरॉयड को उसके ऑर्बिट से हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा या उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा। तो ये नासा का पहला अपने आप में, या किसी भी स्पेस एजेंसी का अपने आप में पहला मिशन है। और इसे किस रॉकेट के थ्रू, किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया? वो है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं। चूंकि यहां पर जब भी ये डार्ट मिशन जो था वो ऐसे प्लान किया गया था कि ये स्पेसक्राफ्ट जब एस्टेरॉयड से टकराएगा तो हमें पता था कि स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एस्टेरॉयड बड़ा होता है और स्पेसक्राफ्ट ऑब्वियसली छोटा होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर छोटी सी भी चीज भी इसमें पंच करूं तो जाहिर सी बात है मेरा हाथ जो है वो पीछे जाएगा। तो स्पेसक्राफ्ट का डिस्ट्रॉय होना ये तय था, और इसी वजह से इस मिशन का नाम रखा गया था सुसाइड मिशन, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना था। तो ये जब डार्ट मिशन लॉन्च किया गया था तो साइंटिस्ट के मन में था कि अगर वो एस्टेरॉयड के 1%, जो 1% उसका ऑर्बिटल स्पीड है या जो उसकी ट्रेजेक्टरी है, उसको 1% भी डिफ्लेक्ट कर सके, या अगर इसको मिनट्स में नापे तो 10 मिनट्स तक भी अगर इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं तो ये हमारे लिए ह्यूज सक्सेस होगा। और यहाँ पर आपको 10 मिनट जो है वो बहुत छोटा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में फिर एस्टेरॉयड का जो ऑर्बिट रिवॉल्विंग होता है, जैसे मान लीजिए अगर वो अर्थ के पास है तो वो काफी माइल्स दूर तक चला जाएगा। तो ये 10 मिनट बहुत बड़ी बात है, या 1% इसका ट्रेजेक्टरी अगर हम चेंज कर पाए तो ये इसके मिशन का टारगेट था थ्रू दिस स्पेसक्राफ्ट। क्या हमने ये अचीव किया? तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है ये 16 तारीख और शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। तो ये 14 तारीख की न्यूज़ है, जहाँ पर ये कंफर्मेशन दी गई नासा की तरफ से कि हमने ये 1% या 10 मिनट्स का जो टारगेट रखा था, इसे एक्चुअली हमने ऑर्बिट को स्लो डाउन कर दिया बाय 32 मिनट्स। सो इट इज अ ह्यूज सक्सेस, यानी नासा के इस डार्ट मिशन का ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है, ह्यूज सक्सेस इसने अचीव करी है। इसने अपने सेट टारगेट से भी ऑर्बिट को स्लो डाउन कर दिया बाय 32 मिनट्स। तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस बाय नासा। नाउ आपको मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे किस
एस्टेरॉयड को जो है वो टारगेट किया गया था। ये एस्टेरॉयड था डीमॉर्फोस, इसके बारे में हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। तो जो एस्टेरॉयड जिसमें हमारा ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट जाके टकराया, उस एस्टेरॉयड का नाम था डीमॉर्फोस। हाँ, इस जो डीमॉर्फोस है, इससे पूरी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था, अर्थ को ये इससे कोई भी खतरा नहीं था। ये करीब 11 मिलियन माइल्स जो है वो पृथ्वी से दूर है। यानी अगर मून से कंपेयर करें तो करीब 300 गुना ये दूर है हमारे पृथ्वी से। तो इससे नियर बाई फ्यूचर में कोई भी खतरा नहीं था। बट चूंकि हमें ये स्पेसक्राफ्ट के थ्रू चेक करना था कि क्या किसी स्पेसक्राफ्ट को अगर कंप्लीटली कोलाइड करवाया जाए किसी एस्टेरॉयड से, तो क्या वो उसकी ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्या उसके ऑर्बिट को वो स्लो डाउन कर सकता है। और इसको चेक करने के लिए हमें जो सबसे सुटेबल एस्टेरॉयड लगा वो डीमॉर्फोस। हमने डीमॉर्फोस क्यों चुना, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो आपका कोलिजन होता है वो 27 सितंबर को हुआ था। 27 सितंबर को इसका कोलिजन होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको जो है वो लाइव प्रसारण किया गया था। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं इसके लाइव कोलिजन को देखने के लिए, वो यूट्यूब या फिर नासा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये रहा हमारा डीमॉर्फोस। यहाँ पर डीमॉर्फोस जो है, ये है डीमॉर्फोस, जहां पे इसको डीमॉर्फोस, और ये जो डीमॉर्फोस है वो लमसम 160 मीटर वाइड है। यानी इसका जो डायमीटर है वो 160 मीटर है। और वहीं पर ये जो डिडीमॉस है, ये भी एक एस्टेरॉयड ही है। बट मैंने जैसा आपको कहा था कि स्पेस का थंब रूल होता है कि जो लार्जर मास होता है उससे स्मॉलर मास जो है वो रिवॉल्व करता है। तो ये डीमॉर्फोस जो है वो डिडीमॉस का मून है एक्चुअली, और वो इसके यानी सैटेलाइट है इसका, और वो इसके अराउंड, जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, वो इसका सैटेलाइट है। सेम डीमॉर्फोस जो है वो डिडीमॉस के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमने इसी को क्यों चूज किया, क्योंकि हमें इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो रिवॉल्विंग ऑर्बिट है वो बहुत ही छोटा है। तो इसमें जरा सा भी अगर डिफ्लेक्शन होता तो हम इसे मेजर कर सकते थे बड़ी आसानी से, इसीलिए हमने डीमॉर्फोस को चूज किया। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पृथ्वी से अगर चांद का कंपैरिजन किया जाए मून का, तो ये हमसे 300 गुना, चांद से भी 300 गुना जो है वो, चांद के कंपैरेटिवली 300 गुना हमसे दूर है। यानी 11 मिलियन माइल्स हमसे दूर है। अब इसी स्पेसक्राफ्ट में जो है आपका ड्रैको नाम का एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा फिट किया गया था। ड्रैको नाम का हाई इमेजिंग कैमरा जो है फिट किया गया था। तो इसी से लाइव प्रसारण होता है। और जैसे इसने टकराया तो इटली द्वारा जो है एक लीसिया क्यूब करके एक दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ये इटली द्वारा लॉन्च किया गया था कि हम जब ये कोलाइड करेगा तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसका जो ड्रैको कैमरा है वो भी बंद हो जाएगा। तो हम लीसिया क्यूब यानी इटली द्वारा जो लॉन्च किया गया दूसरा सैटेलाइट है वो उसके बाकी के प्रोसेस को जो है वो कैप्चर करेगा, और बाकी इसने अपनी जो ऑब्जेक्टिव था 1% तक इसको डिफ्लेक्ट करना या इसके ऑर्बिट को 10 मिनट्स के लिए स्लो डाउन करना, वो अचीव कर पाता है या नहीं। हालांकि मैंने आपको बताया कि आज 16 अक्टूबर है, शाम के 4 बजे लमसम बज रहे होंगे, और ये न्यूज़ है परसों की, यानी डे बिफोर यस्टरडे, जहां पर नासा ने ये कंफर्म किया कि ये मिशन एकदम ही सक्सेसफुल रहा है। हमने 1% नहीं, हमने 10 मिनट तक स्लो डाउन नहीं किया, बल्कि 32 मिनट्स तक स्लो डाउन कर दिया स्पीड को। तो ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। अब चलिए थोड़ा सा इसमें और देखते हैं, इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये लो कास्ट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्पेसक्राफ्ट नहीं था। यहाँ पर 2 सोलर एरेज यूज किए गए थे, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर जो प्रोपेलेंट यूज किया गया था वो हाइड्रोजन है। प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल। स्पेसक्राफ्ट या आप जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें भी कुछ वर्किंग के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसकी बात की जा रही है। बाकी सोलर पैनल से इनका काम चल जाता है। ये अगर बात करें इसमें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा इमेजर लगा हुआ था जिसका नाम था ड्रैको। और इस ड्रैको का फुल फॉर्म क्या है? डिडीमॉस रिकॉनेसेंस एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन एंड स्मॉल सैटेलाइट और क्यूब सेट नेम्ड लीसिया क्यूब, जो कि लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉयड्स था। यह भी मैंने आपको मेंशन किया कि इटली द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि जब
अभी तो ये ड्रैको जो है वो उसको कैप्चर कर रहा था, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बाकी कौन कैप्चर करेगा, कोलिजन के बाद कौन कैप्चर करेगा, उसकी भी तैयारी जो है वहां पर की जा चुकी थी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे भविष्य में अर्थ को, अपने प्लेनेट को सेफ रखना एस्टेरॉयड के खतरे से, जिससे कभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन या जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ वैसा कुछ ना हो जाए, और ह्यूमन सिविलाइजेशन और अर्थ हमेशा सिक्योर और सेफ रहे। उसके लिए एस्टेरॉयड के खतरे से बचने के लिए नासा ने ये डार्ट मिशन लॉन्च किया, जहां पर ये स्पेसक्राफ्ट खुद से डेलिबरेटली जो है वो एस्टेरॉयड पे जाके टकराता है और उसकी ट्रेजेक्टरी को जो है, उसके ऑर्बिट को जो है वो स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल रहा और उसने 32 मिनट तक ऑर्बिट को स्लो डाउन कर दिया। ये डार्ट मिशन जो है वो एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए था, जिससे फ्यूचर में अगर सच में एस्टेरॉयड से खतरा हो तो हम ऐसा कोई नासा जो है मिशन लॉन्च कर सके, डार्ट जैसा कोई मिशन स्पेसक्राफ्ट, और फिर वो एस्टेरॉयड के खतरे को पृथ्वी से बचा सके और वो उसको डिफ्लेक्ट कर सके। इस वजह से ये डार्ट मिशन लॉन्च हुआ। मैंने आपको आज इस वीडियो में एस्टेरॉयड क्या होता है इसके बारे में बताया, क्यों ये पृथ्वी के लिए खतरा है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे एस्टेरॉयड को जिम्मेदार, वन ऑफ द प्रोबेबल फैक्टर एस्टेरॉयड माना जाता है, और फिर इस मिशन के तहत क्या क्या प्रोविजंस थे। डिमॉस का मून डिमॉर्फोस ही चूज किया, क्यों ये इसका जो ट्रेजेक्टरी थी वो कितनी स्लो डाउन हुई, और कैसे इसको किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया, लीसिया क्यूब द्वारा, इसका पूरा ट्रेजेक्टरी और इसका जो पूरा प्रोसेस था वो कैप्चर करके लाइव दिखाया गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस डार्ट मिशन के द्वारा, डार्ट मिशन के ऊपर। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपका इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी यही कोशिश है कि आपका यूपीएससी 2023 का जो टारगेट है वो एकदम ही सक्सेसफुली, एकदम डार्ट मिशन की तरह एग्जैक्ट डार्ट बुल्सआई पे लगे और आप जो है इसको क्लियर कर सके। धन्यवाद। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।